चेतावनी से चेतन बुरी तरह से घबरा गया था। इस वक्त वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। और तो और अब तो कालदूत ने भी मदद करने से हाथ खड़े कर दिए थे। चेतन ने मन ही मन सोचा, कालदूत ने कह तो दिया कि अतीत में नहीं जाना है, लेकिन अगर नहीं गया और कोई अनहोनी हो गई तो क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगा? ये सोचते हुए चेतन उठकर अपने कमरे के बाहर छत पर टहलने लगा। वो अभी भी खुद में बड़बड़ाया जा रहा था। अतीत में जाऊं तो मुझे खतरा, और ना जाऊं तो गांव वालों को, यहाँ तक कि चित्रलेखा भी मुझे मना कर चुकी है अतीत में जाने से। लेकिन अगर आज का भ्रम कहीं सच हो गया और विक्रम की सच में मौत हो गई तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं रहूंगा। अतीत के ख्यालों में डूबे चेतन को ठंड का एहसास तब हुआ जब उसका स्वेटर और उसकी बूंदों से भीग चुका था। वो फुर्ती से अंदर आया और रजाई तान कर लेट गया। लेटे लेटे चेतन को ख्याल आया कि आखिर ऐसी क्या गलती हुई है मुझसे जो मधुमिता चेतावनी देकर सबको नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन जो भी हो, मैं मेरी वजह से किसी और को मरने नहीं दूंगा। कल सुबह होते ही विक्रम को आगाह कर दूंगा। ये सब सोचते हुए कब चेतन की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब उसकी आंख खुली तो देखा माही उसके सामने चाय लेकर खड़ी थी। चेतन साहब, चाह लेके आई मैं आपके वास्ते, ऐसे ही बोलते हैं ना मुंबई में। ये सुनकर चेतन मुस्कुरा उठा। इस पर माही ने थोड़ा और नजदीक जाकर उसे छेड़ते हुए पूछा, अब मन शांत हुआ या अभी भी विक्रम की लाश के साथ चिपक के सोए हो? इसे सुनते ही चेतन को रात की सब बातें याद आ गई और उसने हड़बड़ा के पूछा, ओ नो माही, टाइम क्या हुआ? माही बोली, 10 बजे। लेकिन क्यों? चेतन ने बेचैन होते हुए कहा, ओ शिट, मुझे विक्रम को कॉल करना था। कहते ही उसने अपना फोन उठाया और विक्रम को जल्दी से कॉल लगाया। कई रिंग जाने के बाद दूसरी ओर विक्रम ने भी कॉल उठाया। हेलो चेतन? उसकी आवाज सुनकर चेतन हड़बड़ाते हुए बोला, विक्रम मेरी बात ध्यान से सुनो। चेतन की आवाज सुनकर विक्रम भी थोड़ा घबरा गया। अरे क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कोई मरमरा तो नहीं है तुम्हारे आसपास? इस पर चेतन ने उसे जोर से डांटते हुए कहा, चुप रहो यार, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो सुबह सुबह। ये बताओ तुम हो कहाँ अभी? इस पर विक्रम ने भी कहा, अरे कुछ नहीं, वो जरा बाजार समिति से दुकान के लिए अनाज उठाने आए हुए हैं। बताओ ना क्या बात है? ये सुनते ही चेतन ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, सुनो, मेरी बात को मजाक में मत लेना। देखो तुम्हारी जान को खतरा है। और चेतन की बात पूरी होती इससे पहले ही विक्रम की हंसी छूट गई। उसने हंसते हुए कहा, मजाक में मत लेना कह के मजाक करते हो? इसे सुनते ही अब चेतन गुस्से में बोला, मैंने कहा ना विक्रम, ये मजाक नहीं है। पर चेतन की इस बात पर विक्रम इस बार ठहाका लगाकर हंसते हुए बोला, अबे यार, यमराज से मीटिंग हुई है क्या? चलो हम थोड़ा बिजी है, शाम को बैठते हैं चौपाल में, फिर वहां बनाएंगे माहौल मजाक का। अभी रखो। हंसते हुए विक्रम ने कॉल कट कर दिया। फोन डिस्कनेक्ट होते ही चेतन गुस्से से उठा और बाहर जाने लगा। इस पर माही ने पूछा, कहाँ चल दिए? चेतन ने शर्ट पहनते हुए कहा, बाजार समिति। और कहाँ? विक्रम की जान खतरे में है। इससे पहले माही कुछ कहती चेतन कमरे से निकल चुका था। वो वीर सिंह की साइकिल उठाता है और तेज तेज पैदल मारता हुआ बाजार समिति की तरफ जाने लगता है। बस स्टॉप के पास से निकलते हुए उसने एक बच्ची को देखा जो कि उसकी तरफ किसी बुजुर्ग की तरह घूर कर देख रही थी। चेतन ठिठक गया। उसे कुछ अजीब महसूस हुआ क्योंकि उसके देखने के अंदाज में एक अजीब सा खिंचाव था। चेतन ने सोचा, ये अकेली बच्ची इस बस स्टॉप पर मुझे ऐसे क्यों देख रही है? उसने जैसे ये सोचा तभी वो लड़की मुस्कुराई। चेतन का शक सही निकला। उसकी मुस्कुराहट से चेतन डर गया, पर हिम्मत करके उसकी तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही उस बच्ची की तरफ चेतन ने कदम बढ़ाया, उस बच्ची की मुस्कान कुटिल हो गई, जिससे चेतन घबरा गया। उसने हड़बड़ा के पूछा, कौन हो तुम? हंस क्यों रही हो ऐसे? उस बच्ची ने किसी बूढ़ी औरत की आवाज में कहा, तुम विक्रम को बचाने नहीं, उसको मारने जा रहे हो। अतीत में जीवन है और वर्तमान में मौत। चेतन ने उस लड़की की तरफ गौर से देखा क्योंकि उसकी आवाज उसे जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला, लेकिन उस बच्ची का चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। तभी अचानक उसे याद आया कि खूनी वधू की जो आवाज उसे मारने की बात करती है, ये बिल्कुल वही आवाज है। उसके ऐसा सोचते ही उस बच्ची की आंखें और भयावह हो गई। वो उस बच्ची की आंखों की तरफ देख ही रहा था कि तुरंत एक पल में वो आंखें सामान्य हो गई और वो बच्ची मुस्कुराने लगी। चेतन बुरी तरह घबरा गया। उसने सोचा, जरूर ये किसी की साजिश है ताकि मुझे विक्रम तक पहुंचने में देर हो जाए। ये सोचता हुआ चेतन जल्दी से उठा और साइकिल उठाकर तेज चलाता हुआ बाजार समिति की ओर भागा। जहां एक और चेतन विक्रम को बचाने की कोशिश में था, वहीं दूसरी ओर वो तांत्रिक बाबा जिसने खूनी वधू को वश में करने की हट ठान रखी थी, वो तेज तेज कदमों से पहाड़ी की ओर बढ़ते हुए जोर जोर से बोले जा रहा था कि आखिर चिरंकारी बाबा ने मुझे सिद्धि प्राप्ति के दूसरे चरण के लिए अपने शिष्य के पास क्यों भेजा, और ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपनी विद्याओं को पूर्ण करने के लिए परीक्षा देनी होगी। वो बिना रुके लगातार चला जा रहा था। चलते चलते उसे दूर सूर्य की रोशनी में चमकती हुई एक गुफा दिखी और उसके पैर अचानक से रुक गए। उसकी आंखों का तेज बढ़ गया और चेहरे पर एक मुस्कान उभर आई। उसने गर्व से कहा, जो भी हो, मैं ये सिद्धियां प्राप्त करके रहूंगा और किसी भी कीमत पर उस खूनी वधू से अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। उससे बदला लेना मेरे जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य है। अब तो उल्टी गिनती शुरू कर ले खूनी वधू। कहते हुए तांत्रिक और उत्साह से गुफा की ओर बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, तेज हवा उसे उल्टी दिशा में धकेल रही थी। उसने खुद से कहा, हो सकता है शिक्षा देने से पहले चिरंकारी बाबा का ये शिष्य मेरी परीक्षा ले रहा हो। मुझे इसमें विजय होना है। और ये कहते ही वो तांत्रिक तेज हवाओं से बचने के लिए जमीन पर लेट गया और रेंगते हुए आगे बढ़ने लगा। वो रेंगते हुए गुफा के दरवाजे पर पहुंचा। उसका पूरा बदन पत्थर से घिस घिस कर लहूलुहान हो चुका था। उसने उठकर जैसे ही गुफा के अंदर कदम बढ़ाया, तभी उसके सामने वहां एक तालाब खुल गया जिसमें वो गिर गया। उस तालाब से तैरते हुए वो जैसे ही बाहर निकला, उसके सामने एक विशालकाय मनुष्य था।
जिसके सर के बाल किसी पेड़ की बड़ी बड़ी लताओं जैसे एक पहाड़ से चिपक गई थी। उनका पूरा शरीर एक पहाड़ के ढांचे जैसा दिख रहा था। तांत्रिक ने उसको देखा और आश्चर्य से उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। चिरंकारी बाबा के उस शिष्य ने बिना आंखें खोले कहा, तू यहाँ तक भी आ गया? बदली की आग में तू कहीं पूरी सृष्टि का सर्वनाश न कर दे। यहाँ तक आना तेरे अंदर की ज्वाला का प्रमाण तेरा है, इसलिए सुझाव दे रहा हूँ, उससे मत उलझ, उसको वश में करने की इच्छा को भूल जा, छोड़ दे यह हाथ। चिरंकारी बाबा के उस शिष्य की बात सुनकर तांत्रिक हाथ जोड़कर वहीं जमीन पर लेट गया, जैसे उन्हें दंडवत प्रणाम कर रहा हो, और हाफता रोता हुआ बोला, मेरी इस तपस्या को बेकार मत जाने दीजिए बाबा। आप तो जानते हैं उसको वश में करना अब मेरी आत्मा का एकमात्र उद्देश्य है। इधर तांत्रिक उन्हें मना रहा था और उधर भरी दोपहरी फूलपुर गांव के बाजार समिति में विक्रम अपनी बाइक पर चावल की बोरी डालकर गांव की तरफ लौट रहा था। लौटते हुए उसे चेतन की बात याद आई, जिसने उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। वो अकेले में हंसता हुआ जंगल के बीचों बीच चला जा रहा था। तभी अचानक से उसकी बाइक रुक गई और पल में मौसम बदल गया। चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी और इसी बीच रात की रानी की फूल की खुशबू चारों तरफ फैल गई। ये अचानक से मौसम को क्या हो गया और ये कैसी महक है, कहाँ से आ रही है? विक्रम ने अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। इतने में अचानक उसे पायलों की छमछम सुनाई पड़ी। विक्रम जंगल के बीचों बीच पायल की आवाज सुन चौंक पड़ा। वो अभी कुछ समझ पाता कि अचानक उसे थोड़ी दूरी पर एक जोड़ी में दुल्हन खड़ी दिखाई पड़ी। विक्रम अभी ये सोच ही रहा था कि वो दुल्हन कौन है, इतने में वो अगले ही पल विक्रम के पास आ गई और कहा, तुम विक्रम हो ना? विक्रम उसके मुंह से अपना नाम सुनकर डर गया। उसने घबरा के पूछा, आपको कैसे पता मेरा नाम? इस पर दुल्हन ने कसक भरी निगाह से उसे देखा और बोली, मुझे जो चाहिए होता है मैं उसे पहचानने में देर नहीं करती। कहते हुए वो विक्रम के सीने पर अपनी एक उंगली रखते हुए उसके बिल्कुल नजदीक आ खड़ी हुई। खूनी वधू के स्पर्श से ही विक्रम सब कुछ भूल बैठा और उसकी आंखों में खो गया। देखते ही देखते विक्रम ने खूनी वधू के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और संजीदगी से चूमने लगा और विक्रम उसको कमर से पकड़कर उसके पूरे बदन को पागलों की तरह चूमों को बेतहाशा चूमने लगा। तभी अचानक विक्रम ने खूनी वधू की आंखों को चमकते देखा तो उसकी चीख निकल गई। खूनी वधू की आंखें ग्लो कर रही थी। विक्रम ने हड़बड़ाते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है तुम्हारी आंखों में? ये कहते हुए वो उसे झटक कर दूर हट गया। इस पर खूनी वधू ने जोर जोर से हंसना शुरू किया और डर से पीछे हटते हुए विक्रम को पकड़ के अपनी बाहों में जकड़ लिया। विक्रम चीखते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी पकड़ से आजाद नहीं हो पा रहा था। वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतने में विक्रम की एक चीख निकल पड़ी उस सुनसान रास्ते पर। उधर चेतन तेजी से पैडल पर पैडल मारते हुए साइकिल से चला जा रहा था। वहां वीर सिंह के घर पर वीर सिंह और माही एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वीर सिंह नाश्ता कर रहा था और माही वहीं बैठी थी। वीर सिंह ने कहा, पता नहीं क्या हो गया है चेतन को, इस तरह वो निराश होकर कहीं खुद पागल ना हो जाए। गांव वालों की मदद करने के चक्कर में कहीं वो अपनी जान न गवा बैठे। हमें बहुत चिंता हो रही है उसकी। माही भी चिंतित थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने कहा, भैया मैं किसी को जानती हूँ जो चेतन को ठीक करने में हमारी मदद कर सकती है। वीर सिंह ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा और पूछा, कौन कर सकती है इसमें हमारी मदद माही? माही ने कहा, मेरी एक दोस्त बनी है नई नई, पास के ही गांव में रहती है, नाम है अर्पणा। ये नाम सुनते ही वीर सिंह के कान खड़े हो गए। वो एकाएक खांसने लगा। उसने पानी का एक घूंट लिया और खुद को संभालते हुए उसने माही से पूछा, जैसे अर्पणा को वो जानता ही ना हो, माही कौन है ये और तुमसे कैसे उसकी दोस्ती हुई? माही ने कहा, बस ऐसे ही एक दिन मंदिर में मुलाकात हो गई थी, बहुत अच्छी है, उसे बहुत कुछ पता है इन सब के बारे में। माही की बात सुनकर वीर सिंह को अर्पणा पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन माही के सामने उसने अपने गुस्से को छुपा लिया और कहा, इस मसले पे मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा, अभी तुम जाओ खाना खा लो, मुझे भी कहीं जाना है। ये कहकर वीर सिंह उठ के हाथ धोने चला गया। उसने मन में सोचा, अर्पणा मेरे पीठ पीछे आखिर कर क्या रही है? इधर जहां माही की बात सुनकर वीर सिंह अर्पणा के बारे में सोच रहा था, तो दूसरी तरफ चेतन विक्रम के बारे में सोचते हुए साइकिल पर तेजी से जा रहा था। उसने विक्रम को कॉल किया तो किसी ने फोन उठाया और कहा, चेतन। ये आवाज सुनकर चेतन के होश उड़ गए। वो लड़खड़ा कर साइकिल से गिर गया, क्योंकि यह आवाज विक्रम की नहीं बल्कि मधुमिता की थी। तभी फिर मधुमिता की आवाज आई, अब लौट जाओ और कमरे में जाकर मेरी सौगात स्वीकार करो। चेतन ने पूछा, क्या है मेरे कमरे में? लेकिन तब तक कॉल कट हो गया और फोन ब्लिंक करके ऑफ हो गया। चेतन घबराते हुए उठा और साइकिल वापस मोड़कर सरपट वीर सिंह के घर पहुंचा। वीर सिंह अब घर से निकल ही रहा था कि तभी चेतन पागलों की तरह चीखता हुआ अपने कमरे की तरफ भागा। उसे इस तरह भागते देख वीर सिंह और माही भी उसके पीछे भागे। चेतन जैसे ही अपने कमरे में घुसा तो वो जोर से चिल्ला पड़ा, वीर सिंह, अनर्थ हो गया। वीर सिंह और माही भी तुरंत दौड़ते हुए वहां आ गए। तीनों की आंखों के सामने चेतन के बिस्तर पर विक्रम की लाश पड़ी थी। उसे देखकर चेतन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने घबराते हुए कहा, ये क्या हो गया वीर सिंह, मेरी गलती की सजा इस निर्दोष को क्यों मिल गई? वीर सिंह और माही की भी आंखें फटी की फटी रह गई। दोनों को यकीन हो गया कि चेतन कल रात झूठ नहीं बोल रहा था।